रायगढ़ नामक एक राज्य में बड़ा ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा महेंद्र राज करता था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा कुशल, न्यायप्रिय और कई कलाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति बड़े गुणवान थे। बड़े लड़के का नाम वीर प्रताप और छोटे का नाम तेज प्रताप था। जब मंत्री का देहांत हुआ तो राजा महेंद्र ने मंत्री के दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूँ। तुम दोनों मिलकर मंत्री पद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर राजा का आदेश मान लिया। 1 महीने तक अपने पिता की मृत्यु का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब राजा शिकार के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता था और दूसरे को राजधानी में छोड़कर जाता था ताकि वह शासन कार्य को देखता रहे। एक दिन शाम के समय दोनों भाई एक साथ बैठकर हंसी मस्करी कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक साथ इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि एक रात दोनों भाई किसी अमीर परिवार की सुंदर कन्या से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को भला कैसे टाल सकता हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों मदिरा का सेवन कर रहे थे। उन दोनों को नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी हो और हमारी पत्नियों को एक ही रात में गर्भ ठहरना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो, मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हो। तेज प्रताप ने कहा, बड़े भैया मान लो संतान का भी जन्म हो गया। फिर बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएंगे तो उनका विवाह भी कर दिया जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। वीर प्रताप ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से एक ही शर्त पर करूंगा। छोटे ने कहा, कौन सी शर्त है? वीर प्रताप ने कहा, मैं शादी में तुमसे 9000 सोने के सिक्के और 10 सुंदर सुंदर दासियां लूंगा, तभी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगा। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़के वाले दहेज कहाँ देता है? लड़के वाले तो दहेज लेते हैं। आपको तो यह होना चाहिए कि शादी में 2-4 गांव और 10-20 दसिया दहेज में मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। इसी तरह मजाक आगे बढ़ता गया, किंतु बड़ा भाई गुस्से वाली स्वभाव का था। वह छोटे पर गुस्सा हो गया और बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा का मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक है। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की अपने बेटे से ज्यादा मान सम्मान करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसका बड़ा अपमान करो। दोनों भाई नशे की हालत में थे और यह बहस पूरी तरह से व्यर्थ हो रही थी। असल में किसी की शादी नहीं हुई थी, फिर भी संभावित दहेज और बेटे बेटी के विवाह को लेकर बहस हो रहा था। पहले तो हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वह मजाक गंभीर रूप लेता गया। अंत में बड़े भाई ने गुस्से में कहा, सवेरा होने दे, मैं तुमको राजा के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि बड़े भाई से मुनहलगाने का क्या परिणाम होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भाई भी अपने कमरे में आया और पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। वह गुस्से से जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह बड़े भैया मामूली सी बातों पर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कोई गंभीर मुद्दा सामने आया तो वह क्या करेगा? रात भर उसके मन में यह सवाल घूमता रहा और वह अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते के बारे में चिंतित हो गया। दूसरे दिन सुबह वीर प्रताप राजा के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटा भाई तेज प्रताप ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत घोड़े पर लाद लिया और बहुत सी खाने पीने का सामान रखा और रायगढ़ राज्य को छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि वह 1-2 दिन के लिए दूसरे राज्य जा रहा है। वह दूर देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिनों की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका घोड़ा बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। एक गांव से होते हुए वह प्रतापनगर राज्य की ओर बढ़ रहा था। उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आ गई और उसने तेज प्रताप को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और प्रतापनगर राज्य तक पहुंचा दिया। प्रतापनगर में पहुंचते ही तेज प्रताप ने देखा कि सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। उत्सुकता से उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। लोग किसी विशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा में खड़े थे। कुछ ही पलों बाद एक भव्य शाही सवारी दिखाई दी। सवारी के आगे पीछे नौकर चाकर और अंगरक्षक चल रहे थे। सजीले वस्त्र और शानदार पोशाक में सजे एक प्रभावशाली व्यक्ति की सवारी थी। तेज प्रताप ने समझ लिया कि यह प्रतापनगर राज्य का कोई महत्वपूर्ण अधिकारी या मंत्री है। लोग झुक झुक कर उस मंत्री को प्रणाम कर रहे थे।
तेज प्रताप भी विनम्रता से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मंत्री की दृष्टि उस पर पड़ी। तेज प्रताप का विदेशी पहनावा, उसकी राजसी मुद्रा और चेहरे पर उच्च कुलीनता की झलक देखकर मंत्री को आश्चर्य हुआ। उसने गहरी नजरों से तेज प्रताप को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तेज प्रताप ने विनम्रता से उत्तर दिया, महोदय, मैं रायगढ़ नगर का निवासी हूं। कुछ पारिवारिक कारणों से मेरे संबंधियों के साथ झगड़ा हो गया, इसीलिए मैं अपने देश को छोड़कर दूर देश चला आया। मंत्री ने तेज प्रताप के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना। उसकी वाणी की गंभीरता और हावभाव से प्रभावित होकर मंत्री ने कहा, इस तरह तुम कहां इधर उधर घूमते फिरोगे? यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, यहां तुम्हें सभी सुख सुविधा मिलेगी और कोई चिंता भी नहीं रहेगी। मंत्री के प्रस्ताव से तेज प्रताप आश्वस्त हुआ और उसके साथ जाने का निश्चय कर लिया। तेज प्रताप अब मंत्री के साथ रहने लगा। अपनी चतुराई, विद्वता और व्यवहार से उसने शीघ्र ही मंत्री का विश्वास और स्नेह अर्जित कर लिया। मंत्री उसकी प्रतिभा और विनम्रता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी आत्मीयता स्थापित हो गई। एक दिन मंत्री ने तेज प्रताप को एकांत में बुलाया। चेहरे पर गंभीरता और आवाज में स्नेह का भाव लिए मंत्री ने कहा, बेटे, अब मेरी उम्र ढल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि मैं अधिक समय तक जीवित रह पाऊंगा। मेरी केवल एक ही संतान है, मेरी बेटी। वह अत्यंत सुंदर और गुणवान है। अब वह विवाह योग्य हो चुकी है। राज्य के कई सामंत और धनी मानी लोग उसका विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं, परंतु मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मंत्री कुछ पल रुककर तेज प्रताप की ओर देखते हुए आगे बोला, मुझे अपनी बेटी अत्यंत प्रिय है और मैं मानता हूं कि वह तुम्हारे योग्य है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं राजा से अनुमति लेकर तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से कर दूं। इसके साथ ही मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा और अपनी समस्त संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। मंत्री पद भी तुम्हें सौंप दूंगा। तेज प्रताप ने मंत्री की बातों को ध्यान से सुना और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूं और जो कुछ भी आपका आदेश होगा मैं उसे बिना किसी आपत्ति के पूरा करूंगा। मंत्री को तेज प्रताप की स्वीकृति पर खुशी से भरकर आभार व्यक्त किया और फिर विवाह की तैयारियां शुरू कर दिया। उसने नगर के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए संदेश भेजा ताकि इस खुशखबरी को सभी के बीच साझा किया जा सके। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो तेज प्रताप ने उन्हें एक ओर ले जाकर मंत्री से कहा, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मैंने अब तक अपने कुटुंब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब मैं इसे स्पष्ट करता हूं। मैं रायगढ़ राज्य का निवासी हूं और मेरे पिता रायगढ़ के राजा के मंत्री थे। हम दोनों भाई हैं और मेरा बड़ा भाई मुझसे उम्र में बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद राजा महेंद्र ने हम दोनों भाइयों को उनके कार्यों का जिम्मा सौंपा था। हम दोनों भाई अच्छे से अपना कार्य निभा रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे जिन्हें सहन करना मेरे लिए कठिन था और इसी कारण मैंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। मेरा एक मित्र रायगढ़ राज्य के राजा का मंत्री है। उसका केवल एक पुत्र है। उसने रायगढ़ में अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहा और उसे यहां मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। भगवान वर वधू को हमेशा खुश रखे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और शादी की मिठाई बांटी। पुरोहित ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। अगले दिन मंत्री ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे तेज प्रताप को स्नान कराए। सेवकों ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा। स्नान के बाद तेज प्रताप ने अपनी आदत के अनुसार साधारण कपड़े पहनने की इच्छा जताई, लेकिन मंत्री के सेवकों ने उसे रत्न जड़ित और मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने उसके लिए बनवाए थे। अब पूरी तरह से सजे धजे तेज प्रताप ने मंत्री के पास आकर प्रणाम किया। मंत्री उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने प्यार से तेज प्रताप को पास बिठाया और फिर मंत्री ने कहा, तुम रायगढ़ के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना क्यों निर्णय लिया? ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों के बीच इस कदर विवाद हुआ कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो। हम अब एक ही परिवार के हैं और हमारी एकता अपरिहार्य है। तुम अब मुझसे कोई भेद नहीं रखना।
मुझे बताओ, क्यों छोड़ा तुमने अपना घर? मंत्री की आवाज में सच्ची चिंता और सहानुभूति थी। तेज प्रताप के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। अब उसे अपने अतीत को पूरी तरह से सामने लाने का समय था। तेज प्रताप ने मंत्री से अपनी पूरी कहानी साझा किया। उसने सविस्तार बताया कि कैसे हंसी हंसी में कही गई एक बात ने अंततः एक कटु विवाद का रूप ले लिया। मंत्री ने उसे ध्यान से सुना और फिर यह सुनकर हंसी नहीं रोक पाया। मंत्री ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात पर तुम अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ दिया। यह तो बेकार का झगड़ा था। जो तुम दोनों का एक साथ विवाह होने का विचार कर रहे थे और तुम दोनों के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री होते और फिर उनके विवाह में दहेज का सवाल भी उठता, लेकिन तुम्हारे भाई की ज्यादती थी कि उसने इस हल्की सी बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मंत्री ने आगे कहा, तुम्हारा देश छोड़ना समझदारी का कदम नहीं था, लेकिन मेरे सौभाग्य से इसने मुझे तुम्हारे रूप में एक अच्छा दामाद और सहायक मिल गया। खैर, अब इस पर विचार करने का समय नहीं है। तुम अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तेज प्रताप ने मंत्री की बात मानी और तुरंत अपनी पत्नी के पास जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मंत्री का आशीर्वाद उसके साथ था और तेज प्रताप अब नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उधर विजय प्रताप ने भी विवाह कर लिया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब तेज प्रताप का विवाह प्रतापनगर में हो रहा था। इससे भी अजीब बात तो यह थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन तेज प्रताप के घर में पुत्र और विजय प्रताप के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। तेज प्रताप के पुत्र का नाम अमर रखा गया। प्रतापनगर का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह से सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दिया। फिर कुछ दिन बाद वह तेज प्रताप को शाही दरबार में ले गया और राजा से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और राजा तेज प्रताप की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था, जिसके कारण उसने बगैर किसी हिचक के तेज प्रताप को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी तेज प्रताप का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि तेज प्रताप प्रबल कुशल और ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता था कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। तेज प्रताप ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किया। अमर जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका शिक्षा दीक्षा कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। अजय ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरे ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। 12 वर्ष का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं सीख लिया। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। एक दिन तेज प्रताप अपने पुत्र को राज दरबार में ले गया। अमर ने राजा को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि राजा बहुत खुश हुआ। उसने अमर को इनाम दिया। तेज प्रताप अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर एक दिन तेज प्रताप बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक नहीं हो पा रहा था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। अपना अंत समय आता देखकर उसने अपने बेटे अमर को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार अमर है। तुम मेरे मरने पर दुख नहीं करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष कर लेना। और अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे आशा है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में रायगढ़ राज्य का निवासी हूं। मेरे पिता वहां के राजा के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई विजय प्रताप दोनों को मंत्री बना दिया गया। मेरा बड़ा भाई अब तक वहां का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहां चला आया। उसने एक संदूक से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना। इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मेरे विवाह और तुम्हारे जन्म की तिथियां भी इसमें लिखा हुआ है। अमर को पिता की मृत्यु स्विंगर्श देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने चिल्लाने लगा। तेज प्रताप ने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूं। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश दे रहा हूं जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह है कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता नहीं करना, नहीं तो जब कोई घनिष्ठ मित्र धोखा देता है तो वह घाव इतना गहरा होता है कि सहना कठिन हो जाता है। इसलिए संबंधों में एक सीमा बनाए रखना जरूरी है। दूसरी यह
कि कभी भी किसी पर अत्याचार मत करना। याद रखना, यदि तुम लोगों के साथ अन्याय करोगे तो एक दिन वही अन्याय तुम्हारे सामने भी खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अपने वचन पर हमेशा नियंत्रण रखना। कभी भी ऐसी बात मुंह से मत निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। चौथी बात यह है कि कभी भी मदिरा का सेवन मत करना। मदिरा न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बल्कि यह बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी सही गलत का भेद नहीं कर पाता है। पांचवी बात यह है कि हमेशा हाथ रोक कर खर्च करना। मितव्ययिता को अपने जीवन का सिद्धांत बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि इतना कंजूस बन जाओ तुम्हारा मजाक उड़ाए, लेकिन इतना भी खर्च मत करना कि निर्धन हो जाओ। याद रखना, धनवान के पास हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन जब धन समाप्त हो जाता है तो कोई उसका हाल तक पूछने नहीं आता है। तेज प्रताप ने अमर की आंखों में देखते हुए अपने अंतिम शब्द कहे। ये उपदेश उसके जीवन का सार थे, जिन्हें उसने कठिन अनुभवों से सीखा था। अमर ने अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुना और उनके इन अमूल्य उपदेशों को सदा के लिए अपने मन में बसा लिया। जब वह मर गया तो अमर ने बड़े समारोह पूर्वक अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब अमर उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर राजा ने आपत्ति नहीं जताया, किंतु अमर को पिता के मरने का इतना शोक हुआ कि इसके बाद भी वह दरबार में नहीं गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अमर के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और अमर को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर अमर के घर की ओर चला। अमर के एक गुलाम ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पांवों पर गिरकर उससे बोला कि आप तुरंत घर छोड़कर यहां से चले जाइए। अमर ने पूछा कि आखिर बात क्या है। गुलाम ने कहा कि अधिक कुछ कहने सुनने का समय नहीं है। राजा ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया मंत्री राजमहल से सिपाही लेकर निकल चुका है। अमर यह सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा ले लेता हूं। गुलाम ने कहा कि कुछ नहीं लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि मंत्री का आदमी किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। अमर अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकालकर चला गया। अमर पैदल चलता जा रहा था। चलते चलते सूरज डूब गया। वह शमशान घाट के पास पहुंच गया। उसके श्मशान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया और वह वहीं बैठकर रात बिताने लगा जहां उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वह शमशान घाट में बैठा ही था कि उसको एक व्यापारी से भेंट हुई। व्यापारी ने अमर को पहचाना और कहा कि आप यहां इतनी रात में क्या कर रहे हैं। अमर ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज होकर मुंह से कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया है। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद एक बार भी नहीं आया है, इसीलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहां पहुंच गया। इसीलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। व्यापारी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि अमर पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाजों पर उनका कई हजारों अशर्फियों का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता का मेरे ऊपर बहुत एहसान है और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें, मैं उसे 6000 अशर्फियों में खरीदने के लिए तैयार हूं। अमर के पास तो कानी कौड़ी भी नहीं थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। व्यापारी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 अशर्फियों देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने का ही क्यों ना हो। क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? अमर ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूं। व्यापारी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। यह कहकर उसने कमर से बंधा हुआ एक पत्र दिया। अमर ने लिखकर दे दिया कि मैं प्रतापनगर पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल फलाना व्यापारी के हाथ 6000 अशर्फियों में बेचता हूं। यह लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। उस व्यापारी ने वह कागज ले लिया और अमर को 6000 अशर्फियों की थैली देकर चला गया। वह श्मशान घाट पर बैठकर अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत देर तक रोते रोते वह थक गया और वहीं बैठा बैठा सो गया। इसी बीच
वहां एक जिन्न घूमता फिरता आ निकला। उसने श्मशान में सोते हुए अमर को देखा। अमर के सुंदर और तेजस्वी चेहरे को देखकर जिन्न चकित रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुंदर मनुष्य पहले कभी नहीं देखा था। वह अमर को देखता ही रह गया। कुछ देर बाद वह आकाश में उड़ गया और अपनी मित्र रिमझिम पारी से मिलने पहुंचा। जिन्न ने परी से कहा, परी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें धरती पर एक ऐसा मनुष्य दिखाऊंगा कि जिसकी सुंदरता देखकर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने जिन्न की बात मान ली और दोनों साथ में धरती पर लौट आए। श्मशान घाट पर पहुंचकर जिन्न ने सोते हुए अमर की ओर इशारा करके कहा, देखो, ऐसा सुंदर मनुष्य तुमने पहले कभी देखा है? रिमझिम परी ने अमर को ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। लेकिन उसने जिन्न से कहा, हाँ, यह युवक अत्यंत रूपवान है, पर मैं अभी रायगढ़ राज्य से लौट रही हूं। वहां एक विचित्र घटना मैंने देखी है, मैं तुम्हें बताती हूं। जिन्न ने तुरंत उत्सुकता से कहा, जरूर बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। परी ने कहना शुरू किया, रायगढ़ राज्य के राजा का एक मंत्री है जिसका नाम विजय प्रताप है। उसकी एक 20 वर्ष की कन्या है जो अति सुंदर और रूपवान है। उसकी सुंदरता की प्रशंसा पूरे राज्य में होती है। राजा ने जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो उसने मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मुझसे कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई तेज प्रताप भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वह बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह प्रताप नगर का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने राजा को एक रात की बात बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो रायगढ़ में अमीरों की अनगिनत सुंदर कन्याएं हैं जिससे चाहे विवाह कर सकते हैं। राजा मंत्री की बात सुनकर गुस्से से भड़क उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें यह गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात को नकार दो? तुमने मुझे इतना छोटा समझा कि मेरे साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। तुम्हारी बेटी अब एक बदसूरत सेवक से ब्याही जाएगी। इतना कहकर राजा ने अपनी घुड़साल में काम करने वाले एक कुरूप कुबड़े सेवक को बुलवाया। यह न केवल कुरूप था बल्कि उसका पेट बड़ा और पांव टेढ़े थे। राजा ने आदेश दिया कि उसे दूल्हे की तरह सजाया जाए। मंत्री को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा, किंतु वह राजा का कुछ नहीं कर सकता था। वह भारी मन से अपने महल लौटा और विवाह की तैयारियां शुरू करने का आदेश दे दिया। रात को रायगढ़ में सेवक ने बारात सजाई। उन्होंने उस बदसूरत सेवक को नहलाकर नए कपड़े पहनाए और दूल्हे की तरह सजाने लगे। इसी समय आकाश से जिन्न और परी यह दृश्य देख रहे थे। परी ने जिन्न से कहा, यह कितनी अन्यायपूर्ण और दुखद स्थिति है। मंत्री की इतनी सुंदर और गुणवान कन्या का विवाह इस कुरूप आदमी के साथ होना बहुत गलत है। यह सुनकर जिन्न बोला, अगर हम कोई ऐसा उपाय करें कि इस कन्या का विवाह इस सोए हुए सुंदर युवक अमर के साथ करा दे तो कैसा रहेगा? परी ने प्रसन्नता से कहा, मैं तो यही चाहती हूं। अगर हम उस कुरूप आदमी को धोखा देकर उसकी जगह इस सुंदर युवक को दूल्हा बना दें तो मंत्री और उसकी पुत्री का सम्मान भी बच जाएगा और राजा को उसके अनुचित आदेश का उचित परिणाम भी मिल जाएगा। जिन्न ने कहा, यह काम संभव है, पर मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं इस सोए हुए युवक को तुरंत रायगढ़ के पास पहुंचा सकता हूं। तो दोस्तों, क्या होगा जब अमर को जिन्न और परी रायगढ़ में ले जाएंगे? तो क्या राजा का अन्याय सफल होगा या फिर जिन्न और परी की योजना से सब कुछ बदल जाएगा? क्या अमर और मंत्री की बेटी का विवाह हो पाएगा? आगे की कहानी में होगा और भी ज्यादा रोमांच और चौंकाने वाले मोड़। यह जानने के लिए देखना मत भूलिए हमारे अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की दिलचस्प कहानी मिस ना करें। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।